एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। निगरानी के लिए आईटीबीपी के 47 नए पोस्ट बनाने को मिली मंजूरी। बढ़ाए जाएंगे 9400 नए पद। दिल्ली मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का बड़ा आरोप है। हिंदू सेना के प्रदर्शन के बाद बीबीसी के दिल्ली दफ्तर के बाहर आईटीबीपी की तैनाती। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा समेत कई बड़े वादे। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को नतीजे। वक्फ की तर्ज पर सनातन बोर्ड, वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग तेज। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बोली, जैसे वक्फ बोर्ड बना, सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खत्म। कोर्ट से 2 साल की सजा के बाद फैसला। विधानसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। कोयम्बटूर कार धमाका मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी जारी। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकानों पर भी तलाशी। विजय के नादी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आगाज। कई देशों से प्रतिनिधि हुए शामिल। ऑस्ट्रेलिया के नेता ने कहा, मोदी ने दुनिया में बढ़ाई हिंदी की लोकप्रियता। क्रिकेट में कायम हुई टीम इंडिया की बादशाहत। आईसीसी रैंकिंग में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे, टी20 में भारत नंबर 1। और आज सबसे पहले बात झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि के आयोजन के दौरान हुई पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ की। हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी का यह नया ट्रेंड बताता क्या है? क्यों मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहार या यात्रा निकालना खतरे से खाली नहीं रह गया? आज की पहली खबर हिंदू त्योहारों पर क्या डर लगता है? दूसरी बड़ी खबर, 2 नेशन थ्योरी की जिद में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा किया। लेकिन आज इसी वजह से पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। एक तरफ भारत जहां एयरबस और बोइंग के साथ ऐतिहासिक 470 विमानों की डील कर रहा है, और पाकिस्तान आटे की बोरियों के लिए तरस रहा है। आज आपको बताएंगे कैसे जिन्ना की कट्टरपंथी सोच ने पाकिस्तान को कंगाल कर डाला। इसके अलावा बात बाबा बागेश्वर की भी करेंगे। भाई, हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर की मुहिम अब रंग ला रही है। आज आपको बताएंगे इस मुहिम से कौन कौन साथ जुड़ रहा है। और साथ ही दिल्ली में श्रद्धा पार्ट 2 जैसी वारदात हुई है। आफ्ताब की तरह ही साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की हत्या कर उसकी बॉडी फ्रिज में छुपाई। आज आपको निक्की हत्याकांड की पूरी खबर दिखाएंगे। आज की 4 बड़ी खबरें। देखिए, अभी तक आपने एग्जाम की डेट शीट के बारे में सुना होगा। डेट शीट आती है ना एग्जाम की, कि इन डेट्स पर ये एग्जाम्स होंगे। लेकिन आज हम आपको संभावित पत्थरबाजी की डेट शीट बताने जा रहे हैं, जो आपको हैरान कर देगी। जो आज झारखंड के पलामू में पत्थरबाजी ने लीक कर दी है दरअसल। लेकिन उससे पहले आज हम आपको यह भी बताएंगे कि केरल टू कनाडा कैसे लगातार हिंदू टारगेट पर है। ये आज की 3 बड़ी खबरें हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। झारखंड के पलामू में, ध्यान से सुनिएगा, आज की बहुत बड़ी खबर है। झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि की तैयारियों के दौरान पत्थरबाजी की गई है। मस्जिदों से पत्थरबाजी की गई है क्योंकि कुछ कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि उनके मोहल्ले में मस्जिद के करीब हिंदुओं के स्वागत के लिए, महाशिवरात्रि के लिए, शिव भक्तों के लिए तोरण द्वार बनाया जाए। ऐसे ही कट्टरपंथियों के, ये एक खबर। दूसरी खबर, केरल से भी एक खबर आई है हैरान कर देने वाली। ऐसे कट्टरपंथियों के दबाव में केरल पुलिस ने, आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे, हुआ यह है कि केरल में कट्टरपंथियों के दबाव में केरल पुलिस ने भद्रकाली मंदिर प्रशासन को कहा है कि मंदिर में सजावट के लिए, कानून व्यवस्था के मद्देनजर मंदिर में सजावट के लिए सिर्फ भगवा लगाने की बजाय सभी रंगों का इस्तेमाल करें, सिर्फ भगवा ना लगाएं। मंदिर प्रशासन को कहा है क्योंकि सिर्फ भगवा लगाने से ना कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। और ऐसे ही कट्टरपंथियों ने कनाडा में श्री राम मंदिर पर भी हमला किया। ये आज की 3 बड़ी खबरें हैं। हिंदू त्योहार, हिंदू उत्सव और हिंदू मंदिर, मतलब निशाने पर हिंदू त्योहार, निशाने पर हिंदू उत्सव और निशाने पर हिंदू मंदिर। ये 3 तस्वीरें देश और दुनिया में हिंदुओं की हालात बताने के लिए आज काफी है।
कैसे पूरा इकोसिस्टम भारत में और भारत के बाहर हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है, कैसे हिंदुओं को सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जा रहा है। आखिर बीबीसी टारगेट पर हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाती? मतलब ये जो 3 तस्वीरें, बीबीसी इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाती है? टॉपिक हमने दे दिया है, आइडिया हमने दे दिया, बना दे भाई, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए। सबसे पहले बात पलामू हिंसा की। में प्रशासन आ गया है। आगे में नहीं है, आगे में नहीं, इसी जगह मारिए ना, आगे में नहीं। बड़ा सवाल ये ना कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत को ये मुस्लिम मोहल्लों वाली सोच से आज़ादी क्यों नहीं मिलती है? मतलब क्या होते हैं ये मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम गलियां, मुस्लिम इलाके? आपने कहीं सुना है हिंदू इलाका, हिंदू मोहल्ला तो होता नहीं है। ये मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम इलाके, मुस्लिम गली, ये इस सोच से आज़ादी क्यों नहीं मिल पा रही है भाई? इंडिया सेकुलर है, गलियां अभी भी मुस्लिम है। ये मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम इलाके क्या होते हैं भाई? मतलब क्यों मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहार मनाना मना है क्या? मतलब वहां पर हिंदू त्योहार मनाएंगे, पत्थर खाएंगे, पत्थरबाजी, हिंसा, मतलब वहां पर हिंसा की गारंटी हो गया क्या? मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहार नहीं बन सकते हैं, क्यों भाई? मतलब कहने को हम कहते हैं सबका डीएनए एक है, हम कहते हैं ओम अल्लाह एक है, लेकिन आज भी सेकुलर देश में मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू त्योहार या यात्रा निकालना खतरे से खाली नहीं है। ये देखिए क्या हुआ, ये झारखंड के पलामू की तस्वीरें हैं। क्यों? जिस मुस्लिम मोहल्ले वाली सोच की वजह से, याद है ना 1947 में एक बार विभाजन हो चुका है भाई, बंटवारा हो चुका है। वही कट्टर मजहबी सोच आज भी कैसे भारत का विभाजन कर रही है कि यह इलाका अलग है, यहां नहीं जा सकते, यहां पर हिंदू त्योहार नहीं बन सकता। 1947 में भारत का विभाजन इसलिए हुआ था क्योंकि जिन्ना और उसकी जैसी कट्टरपंथी सोच रखने वाले कट्टरपंथी ये मानते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। सबसे बड़ा झूठ था। हिंदू मुसलमान बहुत शांति से साथ रह सकते हैं, लेकिन जिन्ना और कुछ कट्टरपंथी लोग वो सोचते थे कि भारत और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और ऐसा सोचने वालों ने मुस्लिम देश पाकिस्तान बना लिया। लेकिन आज ये इंडिया में अभी भी क्या हो रहा है? ये मुस्लिम इलाके, मुस्लिम मोहल्ले, मुस्लिम गली, कभी सुना हिंदू इलाका, हिंदू मोहल्ला, हिंदू गली? कहीं नहीं होता ये सब। लेकिन भारत के बंटवारे के बाद भी इसी सोच के रक्त बीज आज भी भारत में रह गए हैं, जो भारत में एक नया विभाजन करना चाहते हैं कि ये कुछ खास इलाके हैं, यहां जाना मना है, यहां पर एनओसी लेनी पड़ेगी, पुलिस की नहीं, वहां के लोगों की। मतलब इसी कट्टरपंथी या कट्टर मजहबी सोच की वजह से कल झारखंड के पलामू में जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हो गई भाई। 2 समुदायों के लोगों के बीच पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, बल्कि आप कहिए ये गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे पर पत्थरबाजी हुई है। ये कोई हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी नहीं हुई है, ये गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे पर पत्थरबाजी हुई है, उस पर पत्थर चले हैं। ये भारत की एकता, संस्कृति, सनातन संस्कृति पर पत्थरबाजी हुई है। ये सब हिंदुओं के पवित्र त्योहार महाशिवरात्रि को लेकर हुआ। खबर समझिए हुआ क्या, तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए। खबर यह है, आरोप यह है कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हिंदू समुदाय तोरण द्वार बना रहा था। तोरण द्वार, अब यह तोरण द्वार जो है वो स्थानीय मस्जिद से कुछ दूरी पर था, उसके करीब था। तो तोरण द्वार पर धार्मिक झंडे भी लगाए जा रहे थे। महाशिवरात्रि का पर्व है, शिव भक्त वहां पर थे, लेकिन दूसरे समुदाय को तोरण द्वार बनाए जाने पर आपत्ति थी। वो नहीं चाहता था कि मस्जिद रोड पर उनके मोहल्ले में महाशिवरात्रि का तोरण द्वार बनाया जाए। बस फिर क्या था, विवाद बढ़ा, इसके बाद पथराव हो गया, दंगे जैसी स्थिति हो गई। बताया जा रहा है तोरण द्वार को उखाड़ कर फेंक दिया गया। ये भी आरोप लग रहे हैं, मतलब हिंदू पक्ष आरोप लगा रहा है कि तोरण द्वार को उखाड़ कर फेंक दिया गया। फिर दंगे जैसी स्थिति हुई, पथराव हुआ, आगजनी हुई, मस्जिदों से पत्थरबाजी के भी आरोप है। दोनों पक्षों से 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई।
दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, मस्जिदों से पत्थरबाजी हुई। आरोप यह भी है कि महाशिवरात्रि पर तोरण द्वार, ये देखिए क्या हाल हुआ, तस्वीरें देखिए आप, आगजनी, हिंसा, तोड़फोड़, ये देखिए आप, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा, पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हुई है, देखिए तस्वीरें। अब यह कि तोरण द्वार बनाए जाने से नाराज लोगों ने, लोग बता रहे हैं पेट्रोल बम भी चलाए, वो दिल्ली दंगों में होता ना पेट्रोल बम, छतों पर पेट्रोल बम, एसिड बम, बता रहे हैं यहां पर शायद पेट्रोल बम भी चले, यहां पर लोग बता रहे हैं, वहां पर मस्जिद से पत्थर फेंके गए। तस्वीरें सामने, भाई तस्वीरें आपके सामने, कुछ घरों और दुकानों में भी आग लगा दी गई। झारखंड के पलामू में जहां यह घटना हुई, वहां वीर पहाड़ी पर हर साल, ऐसा नहीं है इस साल, हर साल महाशिवरात्रि का मेला लगता है और वहां जाने वाले रास्ते पर हिंदू श्रद्धालु जो हैं, शिव भक्त हैं, उनके स्वागत के लिए एक तोरण द्वार, जैसे होता ना आपका एक इस तरह का कोई उत्सव है तो इसके एंट्री गेट एक तोरण द्वार बनाया जाता है, उसको लेकर विवाद हुआ, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई। इस पूरी घटना के बारे में आपको आगे भी हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको आज पलामू में जो हुआ वो तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिएगा, आप खुद पूरी, अब मैंने खबर बता दी आपको, तस्वीरें देखिए तफसील से, आप समझ जाएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, ये आप समझ जाएंगे। तस्वीरें देखिए आप। सब निकलो, सब निकलो, निकलो, सब निकलो। ये इधर से नहीं, ये इधर से नहीं, इधर से नहीं। ऊपरे वाला ग्रोक देखिए, पांकी में प्रशासन आ गया है, क्या माहौल है। अब देखिए ये जो सारा विवाद है दरअसल इस बात को लेकर था कि मस्जिद के करीब और उस मोहल्ले में महाशिवरात्रि के लिए हिंदुओं का तोरण द्वार कैसे बन सकता है, तो हमारा इलाका है भाई। विवाद कल शाम से शुरू हुआ जब तोरण द्वार बनाए जाने की तैयारी शुरू हुई। आरोप है कि तभी पूजा समिति के लोगों को, कुछ लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने धमकाने की कोशिश की कि यहां यह सब नहीं बनेगा। आरोप यह भी है कि मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते थे कि शिवरात्रि के मौके पर कोई तोरण द्वार सजाया जाए, भगवा वहां पर हो, ये सब ना हो भाई, ये इस इलाके में नहीं हो सकता, क्योंकि जिस रास्ते से हिंदू पहाड़ी पर शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं उस रास्ते में एक मस्जिद भी है और उसके करीब, इसलिए मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टरपंथियों ने कल तोरण द्वार बनाने का जबरदस्त विरोध किया। मतलब कहने को होता है डीएनए एक है, अल्लाह ओम एक है, उसको एप्लीकेबल भी तो करिए ना भाई। मतलब आज जब पूजा समिति ने हिंदुओं के स्वागत के लिए तोरण द्वार बनाने की कोशिश की तो उसे मस्जिद से आए लोगों ने तोड़ दिया। इसके बाद हिंसा हुई, भड़क गई, बीच बचाव करने के लिए पुलिस पहुंची, पुलिस को भी बुरी तरह से मारने की खबरें हैं, पत्थरबाजी पुलिस पर भी हुई है। मतलब कई इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि मस्जिद से भी हिंदुओं पर पत्थर फेंके गए। आरोप पेट्रोल बम तक फेंकने का भी है। पुलिस भी वहां पर भागती हुई नजर आ रही थी। उस इलाके में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है उस इलाके में घुसना पुलिस के लिए भी, कभी कभी होते हैं इस तरह के इलाके। और दिल्ली में शाहीन बाग में क्या हुआ था, वहां जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही थी। मतलब मीडिया के भी जो अपना वाला मीडिया था उसको एंट्री थी, बाकी जो दूसरा वाला मीडिया उसकी एंट्री नहीं हो रही थी, वहां घुस नहीं सकते उस तरह के इलाकों में। आपको बताते हैं कि पलामू हिंसा को लेकर आरोप क्या क्या, एक एक करके आरोप सुनिएगा, तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए पहला बड़ा आरोप यह है कि मस्जिद से निकलकर आए लोगों ने हिंसा की शुरुआत की। दूसरा आरोप यह है कि हिंसा की शुरुआत से पहले मस्जिद में पहले से ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। यह भी वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दरअसल पहले से तैयारी थी, ऐसा नहीं अचानक हो गया, तैयारी थी। आरोप यह है तीसरा कि हिंसा शुरू होते ही मस्जिद के ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मस्जिद से आए जिन लोगों ने हिंसा की शुरुआत की, पेट्रोल बम भी फेंके। यह भी है, कहा जा रहा है कि पहले से ईंट पत्थर पेट्रोल बम इकट्ठा किए गए थे, पहले से, अचानक नहीं, पहले से यह आरोप है। और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पलामू में हिंदू विरोधी हिंसा जो है प्री प्लान्ड थी, अचानक नहीं हुआ। हालांकि तमाम आरोपों की जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह कि पलामू में कई वर्ष से महाशिवरात्रि का त्योहार पूरी भव्यता से मनाया जा रहा था, वहां इस बार हिंसा क्यों हो गई? मतलब क्या ये किसी मजहबी साजिश का टेस्ट है क्या? किसी को किसी तरफ कैजुअलिटी नहीं है और हम लोग कोशिश किया है कि किसी तरफ का नुकसान नहीं हो। पूरा बाकी प्रखंड में, बाकी शहर में 144 लगा रहा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आपको 5 मिनट के अंदर सभी लोग यहां से अपना अपना घर चले जाएंगे।
कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में जिहादी मानसिकता वाले कुछ असामाजिक तत्वों का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो महाशिवरात्रि में लगाए गए तोरण द्वार को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तत्व उकसाने का काम करें, उस पर नकेल कसना अति आवश्यक है। सब निकलो, सब निकलो, सब निकलो। आपको पता है होता यह कि तस्वीरें वही होती हैं, बस जगह बदल जाती है। मतलब ऐसी तस्वीरें बार बार आती हैं, बस जगह बदल जाती है, नई जगह राज्य नया हो जाता है। मगर हर बार ऐसा हो रहा है भाई। मतलब भारत में ऐसी स्थिति बार बार क्यों आ रही है कि जहां एक समुदाय के लोग ज्यादा होते हैं वहां पर हिंदुओं को त्योहार मनाना मुश्किल हो रहा है। ये फैक्ट है। मतलब क्यों उन मतलब मुस्लिम मोहल्लों वाली सोच इसके पीछे, क्या इसके पीछे एक वजह है? मतलब क्यों संविधान से चलने वाले देश में कुछ मोहल्लों पर कुछ लोगों ने अपना मजहबी कॉपीराइट मान लिया कि ये तो उनका इलाका है, यहां कोई नहीं घुस सकता। घुसेंगे तो मतलब क्यों इस घटना से माना जा रहा है कि पत्थरमार गैंग की वो डेट शीट भी लीक हो गई जिसमें निशाने पर अब आने वाले और हिंदू त्योहार हो सकते हैं क्या? मतलब ये तस्वीर देखिए आप, सारी तस्वीर आपके सामने है। अभी पिछले साल रामनवमी के मौके पर देश के 8 राज्यों में भगवान श्री राम की शोभा यात्राओं पर अटैक, याद है ना आपको? मतलब हिंदू त्योहार मनाना मना है क्या? हिंदुस्तान में हिंदू त्योहार बनाएगा मार खाएगा। जब जब हिंदू त्योहार तब तब निकल कर आएंगे पत्थर मार। ये इसलिए सारी हम तस्वीरें निकाल कर आए हैं क्योंकि एक ट्रेंड है, ये पैटर्न है। ऐसा नहीं है झारखंड के पलामू में हो गया तो ये एक खबर है, ये एक दरअसल एक पैटर्न है। देश के 8 राज्यों में भगवान श्री राम की शोभा यात्राओं पर एक जैसे अटैक हुए थे, हमने आपको बताए थे। रामनवमी की शोभा यात्राओं पर राजस्थान के करौली से लेकर कर्नाटक तक हर राज्य में उसी जगह हिंसा हुई जो मुस्लिम बहुल और जहां जहां हिंदू त्योहार मनाया जा रहा था। मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, उन्हीं जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थर चले। मतलब ये फैक्ट है। इन मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्राएं निकालना जानलेवा हो गया, मतलब निकाल नहीं सकते। मतलब ऐसी जगह बन गए जहां पुलिस की एनओसी भी काम नहीं आई कि भाई पुलिस की एनओसी है, परमिशन है, नहीं वो नहीं चलेगी। यहां की परमिशन तो हम देंगे ना उन इलाकों की। मतलब जहां कानून की, लोकतंत्र की, सेकुलरिज्म की, गंगा जमनी तहजीब की, भाईचारे की एंट्री बैन हो गई। ऐसा ही पलामू में हुआ जहां यह बताया गया कि मस्जिद के इलाके में हिंदुओं को तोरण द्वार लगाने के लिए पुलिस से एनओसी की बजाय कुछ कट्टरपंथियों से एनओसी लेनी पड़ेगी। हमारा इलाका है, हमारी वाली एनओसी चलेगी, पुलिस की एनओसी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हुआ तो शिवरात्रि पर हिंदुओं के स्वागत के लिए तैयार किया गया तोरण द्वार उखाड़ फेंका गया। क्यों? मस्जिद से पत्थर, बताया जा रहा पेट्रोल बम भी चलाए गए। मतलब एक सवाल यह भी है कि हिंदू बहुल भारत में हिंदुओं के हर त्योहार पर पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं? हिंदू बहुसंख्यक है लेकिन अपना त्योहार नहीं मना सकता। मतलब सोचिए भारत में हिंदुओं का कौन सा ऐसा त्योहार है जिस पर पत्थर ना चले? मतलब एक बार आप याद करिए, मैं बताता हूं ना आज आपको। शिवरात्रि पर पत्थरबाजी हुई, महाशिवरात्रि अभी दिखा दी मैंने आपको। पिछले साल रामनवमी पर 8 राज्यों में पत्थरबाजी हुई, तो महाशिवरात्रि हो गया, रामनवमी हो गया। दुर्गा विसर्जन भूल गए क्या? बंगाल दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पत्थर चल चुके हैं। और सोचिए और कौन सा त्योहार होता है, आप सोचिए। चलिए, सरस्वती पूजन चल चुके ना पत्थर, सरस्वती पूजन। काली पूजा पर पत्थर चल चुके हैं, कावड़ यात्राओं पर पत्थरबाजी हो चुकी है, अमरनाथ यात्राओं पर पत्थरबाजी हो चुकी है, हनुमान जयंती पर पत्थरबाजी हो चुकी है। कुछ बचा है? मतलब सरस्वती पूजन, आप कोई भी त्योहार, हनुमान जयंती, आप कोई भी त्योहार, महाशिवरात्रि, पत्थरबाजी के बिना त्योहार ही नहीं बनता है हिंदू त्योहार। और तो और पिछले कुछ वर्षों में हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार होली, दीपावली में भी हिंसा की खबरें आई। सवाल यह ना कि शिवरात्रि पर तोरण द्वार बनाने के खिलाफ पालमू की घटना क्यों हुई? क्या हो जाता? वो तोरण द्वार बना रहता, गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म, भाईचारा, शानदार भारत की खूबसूरत तस्वीर जाती। यही तो भारत की पहचान है ना। तो क्यों हुई? इसका जवाब है कि भारत में दरअसल वन साइडेड सेकुलरिज्म चल रहा है शायद। मतलब आज पालमू की घटना को लेकर गूगल सर्च कीजिए, आप अखबार पढ़िए, गूगल सर्च करिए इस खबर को लेकर। मतलब आप कहीं भी कोई भी आप देखिए, आपको ये सवाल पूछने वाले तो कई लोग सो कॉल्ड सेकुलर या लिबरल लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पहली हुई घटनाओं में कहा था कि भाई द्वार बनाने की क्या जरूरत है आपको, मुस्लिम इलाकों में हिंदुओं को धार्मिक यात्रा निकालने की जरूरत ही क्या है ना? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जरूरत ही क्या आपको उन इलाकों में जाने की। मतलब आपको एक भी ऐसा सेकुलर नेता या लिबरल या ऐसे लोग दिखे जिसने कहा कि भाई पलामू में हिंदुओं के लिए तोरण द्वार बनाने से दिक्कत क्या है भाई? मतलब ये तो बहुत खूबसूरत शानदार तस्वीर होती
यही तो सेकुलरिज्म है, यही तो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो भाईचारा है। मतलब अब आपको भारत में एक तरफा सेकुलरिज्म की ना एक और तस्वीर दिखाते हैं आज। सोचिए पलामू में हिंसा हुई, इसलिए हुई क्योंकि कई लोग नहीं चाहते थे कि मुस्लिम इलाके में हिंदुओं के स्वागत के लिए तोरण द्वार लगे। केरल की खबर सुनेंगे हैरान हो जाएंगे आप। केरल के तिरुवनंतपुरम के भद्रकाली मंदिर की है, जहां केरल पुलिस की ओर से कहा गया कि मंदिर की सजावट सिर्फ भगवा रंग से ना करें क्योंकि इससे शांति भंग हो सकती है। इसलिए भद्रकाली मंदिर की जो टेंपल डेकोरेशन है, जो फेस्टिवल है, उसके लिए सिर्फ भगवा नहीं, भगवा की जगह सभी रंगों का मल्टी कलर होना चाहिए, सिर्फ भगवा नहीं होना चाहिए, सिर्फ सैफरन ना हो। मतलब भगवा से इतना भय क्यों है भाई? मतलब क्या भगवा से कानून व्यवस्था को खतरा होता है क्या? भगवा, सोचिए भारत में ही हो सकता है कि एक मंदिर को कहा जाए कि भगवा रंग इस्तेमाल करने से शांति व्यवस्था भंग होती है। भद्रकाली मंदिर समिति का आरोप है कि यह सब केरल की कम्युनिस्ट सरकार के इशारे पर हो रहा है। केरल की पुलिस वहां की कम्युनिस्ट सरकार के इशारे पर हिंदू रीति रिवाजों को नष्ट करने का काम कर रही है। हैरान कर देने वाली खबर है। चौंकाने वाली बात पता क्या है? पुलिस ने भी माना है कि पिछले कुछ वर्षों में मंदिर के उत्सव आयोजन के दौरान भगवा, उस वजह से ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो भगवा ही आप अवॉइड कर दीजिए। इसलिए मंदिर प्रशासन को कहा गया कि मंदिर की सजावट के लिए भगवा रंग की बजाय सभी रंगों का इस्तेमाल करें, भगवा नहीं। मतलब ना ये कुछ अगर एग्जाम्पल से समझाया जाए, ये कुछ ऐसा ही है। मतलब कोई लड़की घर के बाहर निकलने पर कुछ मनचले उसे छेड़े, कोई लड़की घर के बाहर जाए और मनचले उसे कुछ छेड़े और पुलिस मनचलों पर एक्शन लेने के बजाय लड़की को घर में रहने की सलाह दे कि तू घर से ही मत निकल। यहां भी कार्रवाई उपद्रव करने वालों पर हो कि भगवा लगा दिया तो दंगा थोड़ी ना कर देंगे। कार्रवाई उपद्रव करने वालों पर करने की बजाय मंदिर प्रशासन से कहा गया कि भगवा अवॉइड कर लो। भगवा पर बैन, सिर्फ भगवा पर बैन लगाने की बात की जा रही है। सोचिए क्या भारत में किसी और मजहब को मानने वालों को ऐसा निर्देश या ऑर्डर दिया जा सकता है? नहीं देना चाहिए भाई, सेकुलरिज्म है। लेकिन 100% के लिए सेकुलरिज्म होना चाहिए ना। वो कौन है जिन्हें भारत में मंदिरों के धार्मिक आयोजन से चिढ़ हो रही है और भगवा से बह है? क्या भारत को दोबारा 1947 जैसी उस स्थिति की ओर ढकेलने की कोशिश तो नहीं हो रही है? वन साइडेड सेकुलरिज्म, सोचिएगा जरूर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। ईरान नई परेशानी में पड़ गया है। ईरान में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग। न्यूजीलैंड में चक्रवात तूफान से आई भीषण तबाही, समंदर से मैदान तक सैलाब ही सैलाब दिखाई दिया। पानी की तेज रफ्तार में सड़कें और रेलवे ट्रैक बहे। अमेरिका के एरिज़ोना में नाइट्रिक एसिड से भरा ट्रक पलटा। हाईवे के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई। आसपास फैला जहरीला धुआं। FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय विधानसभा के लिए जारी किया संकल्प पत्र। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा समेत कई बड़े वादे किए गए। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना सम्मेलन केंद्र में कार्यक्रम मंथन 2023 का किया गया उद्घाटन। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे जारी है। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप। अनुराग ठाकुर बोले, जहां होगी गड़बड़ी वहां होगा सर्वे। कोयम्बटूर कार धमाका मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी जारी। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकाने पर भी तलाशी। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तरन तारण पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 किलो हेरोइन और 27 लाख की ड्रग भी बरामद की गई। पंजाब के फाजिलका में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया। पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ जवानों को मिला ड्रग्स। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने ब्लास्ट से पहले ही विस्फोटक बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने जंगल में बम से भरे ड्रम की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की। श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। केस की चार्जशीट की कॉपी और वीडियो को व्यवस्थित ढंग से देने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।
दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात से मची सनसनी। आरोपी साहिल गहलोत की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए राज सामने आ रहे हैं। मुंबई के पास पालघर में एक लड़के ने लड़की की हत्या कर उसकी लाश बेड के अंदर छिपा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उड़ाया लड़ाकू विमान। काफी देर तक भरते रहे उड़ान। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में सैनिकों को हवा में उड़ाने वाला जेट पैक सूट की प्रदर्शनी लगाई गई। सेना ने 48 जेट पैक सूट के लिए टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल जारी किया है। एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिकी विमानन कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसमें 450 से ज्यादा विमान खरीदने की डील हुई। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ 15 से 17 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। ऑस्ट्रेलिया के राजनेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से प्रसिद्ध हुई हिंदी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। गंभीर रूप से बीमार एक मरीज की मदद की। दिल्ली के मेहरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई से लोगों को मिली राहत। एलजीबी सक्सेना ने अतिक्रमण हटाने पर अगले आदेश तक रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम को बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी। मुंबई से साई शिरडी नगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में मची अफरा तफरी। ठाणे स्टेशन पे गेट न खुलने के बाद यात्रियों में मचा हड़कंप। हरियाणा के यमुनानगर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में गोदाम में लगी आग से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। गुरुग्राम के खसूला गांव में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो चुकी है। आग में एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में आग लगने से मचा हड़कंप। अंधेरी के मरोल जेबी नगर इलाके में एक बंगले में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। दोनों देशों में अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन में तुर्की और सीरिया के सामुदायिक केंद्र का दौरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे लोगों से राहत के काम पर चर्चा की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भूकंप को किसी परमाणु बम के हमले जितना खतरनाक बताया। एर्दोआन ने माना कि देश में सख्त निर्माण नियमों को लागू करने की जरूरत है। तुर्की में भूकंप के बाद हर तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे कर रही है कामकाज। अंताकिया शहर में मलबे के पहाड़ दिखे। तुर्की से ड्रोन तस्वीर सामने आई है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी हर तरफ भूकंप का मलबा नजर आया। तेजी से चल रहा है मलबा हटाने का काम। तुर्की में लोगों के इलाज के लिए युद्धपोत पर बनाया गया अस्पताल। फ्लोटिंग अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग करा चुके हैं इलाज। तुर्की में 212 घंटे बाद मलबे से 77 साल के एक बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। बुजुर्ग को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। तुर्की के हते प्रांत में मलबे के अंदर से महिला को 203 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पंजाब के गुरदासपुर में ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। ट्रक ड्राइवर दोनों गाड़ियों को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। मुंबई के वर्ली में इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। मलबे में दबने से कई गाड़ियां टूटी। इमारत की 42वीं मंजिल पर मरम्मत का काम चल रहा था। मध्य प्रदेश के सागर में एक होटल में जमकर हंगामा हुआ। आश्रित सैनिकों पर नारेबाजी और हंगामा करने का आरोप। दिल्ली के नागलोई में आपसी झगड़े की वजह से लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पहले बस के ड्राइवर से हुआ था झगड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में पार्क में बैठे पति पत्नी को लोगों ने पीटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। बिहार के नालंदा में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग की गई। दुकानें बंद कर सड़क पर लगाया जैम। यूपी के उन्नाव में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे से ठेला लेकर गुजरते बुजुर्ग दंपति को जोरदार टक्कर मारी। रायसेन में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े 2 पुलिस वालों को एक बेकाबू कार ने टक्कर मारी। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। मध्य प्रदेश के सिवनी में टाइगर रिजर्व में शावकों के साथ चहलकदमी करती नजर आई बाघिन। पर्यटकों द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग के कर्मचारियों ने वहां के लोगों की मदद से तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला। यूपी के अलीगढ़ में छोटे कद के लड़के को मिली दुल्हन। 3 फुट 4 इंच के इमरान की खुशबू से हुई शादी।
उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बढ़ने लगी फिसलन, पर्यटकों को हो रही है परेशानी। बीआरओ के मजदूर जगह जगह कर रहे हैं नमक का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वाहनों की आवाजाही ठप, हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। भारतीय मूल की निकी हेली लड़ेंगी अमेरिकी राष्ट्रपति कैंडिडेट चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रिपब्लिकन पार्टी में पेश की चुनौती। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने काबुल में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला किया। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने हमले का दावा किया। अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन ने ईरान का समर्थन किया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने चीन दौरे की शुरुआत से पहले शी जिनपिंग ने ईरान के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। ईरान नई परेशानी में पड़ गया है। ईरान में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग। न्यूजीलैंड में चक्रवात तूफान से आई भीषण तबाही, समंदर से मैदान तक सैलाब ही सैलाब दिखाई दिया। पानी की तेज रफ्तार में सड़कें और रेलवे ट्रैक बहे। अमेरिका के एरिज़ोना में नाइट्रिक एसिड से भरा ट्रक पलटा। हाईवे के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई। आसपास फैला जहरीला धुआं। FIR number 208 streaming now. FIR number 208 streaming now. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय विधानसभा के लिए जारी किया संकल्प पत्र। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा समेत कई बड़े वादे किए गए। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना सम्मेलन केंद्र में कार्यक्रम मंथन 2023 का किया गया उद्घाटन। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर जो रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। राजनीति पत्नी है, धर्म पति। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की शपथ, सनातन का विजय पथ। क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे, अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी। बागेश्वर बाबा का प्रण, संतों का समर्थन। छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकीनंदन आपके साथ में है। धर्म के कुरुक्षेत्र में बाबा की सेना तैयार। बाबा का गेम प्लान क्या है? अब बाबा क्या करेगा? बाबा ने तो जंगल में भी मंगल कर दिया। जलोटा की पुकार, साध्वी की ललकार। ना दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना बड़ी तेज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है खत्म होने को। यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। एक ऐसी आत्मा से मिला हूं जो एक दिन इस देश को हिंदू देश बना देगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व की मशाल उठाई। राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान। ताली बजाने से, कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। सनातन विरोधियों की शामत आई। कटे मिटे सब जो सुमरे संकट ते हनुमान, मन क्रम वचन। अगर तुम पर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। सनातन विरोधी नतमस्तक हुए हैं, तुम भी उनके बन जाओ जीवन भर के लिए, तुम्हारे संकट भी नतमस्तक होंगे। अब देखिए हो यह रहा है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के संकल्प को कई लोगों का साथ अब मिल रहा है, कई लोगों का साथ मिलता नजर आ रहा है। अभी तो ये सामने आए हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, देवकीनंदन ठाकुर, आचार्य बालकृष्णन और अनूप जलोटा समेत
समाज के कई लोग, प्रतिष्ठित लोग बाबा की प्रतिज्ञा, हिंदू राष्ट्र वाली प्रतिज्ञा में बाबा का साथ देने के लिए मैदान में उतर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज बाबा के बहाने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक और नई बहस छेड़ दी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठा दी है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि जैसे मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे ही हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो। राजनीति पत्नी है धर्मपति, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे, भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सज चुका है और हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ आरंभ हो चुका है। बाबा ने वेदों के सामने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली थी। उसे पूरा करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं और सनातन राष्ट्र के लिए सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। जो रह गए उनको बुलाओ, ये मौका मत गवाओ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाओ। क्या बनाना है, क्या बनाना है? देखो देखो देखो, एक काम करो, सौदा कर लो हमसे तुम लोग बिजनेस कर लो। पूछो क्या? तुम्हारी समस्या निपटवाने की गारंटी हमारी, हिंदू राष्ट्र बनाने की गारंटी तुम्हारी। छतरपुर के गढ़ा गांव में ये बड़ा आयोजन हो रहा है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है और वहां हिंदू कन्याओं का विवाह होना है, लेकिन केंद्र में है हिंदू राष्ट्र के पोस्टर। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने लक्ष्य की घोषणा कर दी है और उसके पर्चे भी बंटने लगे हैं। साथ ही उनके लिए चेतावनी भी दी है जो सनातन विरोधी मोर्चा बनाकर विरोध कर रहे हैं। ये तो और आरोप लगाएंगे क्योंकि उनको बहुत मिर्ची लग रही है ना। ये वाला बाबा थोड़ा दूसरे प्रकार का निकला। वो ने क्या बताएं, आई एम नॉट बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्णा। अब इतनी मिर्ची लग रही, कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आ रही। अब बाबा का गेम प्लान क्या है? अब बाबा क्या करेगा? बाबा ने तो जंगल में भी मंगल कर दिया। जिस दिन से बागेश्वर धाम सरकार ने अपने मंच से हिंदू राष्ट्र की ललकार दी है, उसी दिन से हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे लोगों ने 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों में सनातन की मशाल सौंप दी है। राजनीतिक दल हो या हिंदुत्ववादी संगठन, आज हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री में सनातन का नया स्टार देख रहा है। इसका ताजा उदाहरण है भजन सम्राट अनूप जलोटा। बागेश्वर धाम में भजन संध्या में शामिल हुए और उसके बाद ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी। इसके साथ ही कई हिंदू धर्म गुरुओं ने बाबा को भरपूर समर्थन दिया है। भारत में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। नेपाल था, लेकिन अब वो भी मेंटेन नहीं रहा। अब उसको भी हम हिंदू देश नहीं कह सकते और उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अनाउंसमेंट है। छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है। हम मिलकर सनातन का आगे कार्य करेंगे, चाहे और कुछ भी झेलना पड़े झेलेंगे। बाबा के समर्थन में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी आ चुकी हैं और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर सनातन बोर्ड की मांग कर दी। पता ना, दीपक जब बुझने को होता है तो उसकी लौ जो होती है ना, बड़ी तेज हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इनका तड़पना भी जायज है, क्योंकि वो अपने सन्निकट है खत्म होने को। यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मशाल उठाए बाबा बागेश्वर संगम से लेकर अपने दरबार में हुंकार लगा रहे हैं और बाबा को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। श्रद्धालुओं को बाबा पर पूरा विश्वास है कि उनका सनातन राष्ट्र का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब
अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। बाबा ने अब तक ये नहीं बताया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका प्लान क्या है, लेकिन जिस तरह से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व को नई धार दी है, उसके बाद से दिव्य दरबार से निकलकर बाबा की बातों पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। हम हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला मिटे सब जो सुमरे संकट ते हनुमान मन क्रम वचन। अगर तुम पर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। चलिए, अब हिंदू विरोधियों पर धीरेन्द्र शास्त्री के बाण के बाद अब बात राष्ट्रगान की है। अब हम आपको 1 मिनट का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर एक भारतीय के तौर पर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और उन लोगों को शर्म आएगी जिन्हें दुनिया में भारत की जैसे भय होती है ना। आप बिना किसी देरी के वीडियो देखिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 है। देखिए, कहा था ना आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये है भारत की ताकत। और भारत का राष्ट्रगान गाती ये महिला आप जानते हैं कौन है? ये अमेरिकी एयरफोर्स में सर्जेंट है। इनका नाम है जोआन ग्रिफिन। जोआन अमेरिकी एयरफोर्स के पैसिफिक बैंड की सदस्य हैं और उन्होंने भारत का राष्ट्रगान बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो के दौरान गाया। उनका वीडियो चेन्नई में अमेरिकी उच्चायोग ने ट्वीट किया। ये वीडियो भारतीयों को गर्व की भावना से भर देने वाला है और हमारी अगली खबर भी आपको ऐसे ही गर्व का अनुभव कराएगी। लेकिन अगली खबर से पहले हम उन लोगों को वैधानिक चेतावनी देना चाहते हैं जो पाक प्रेमी लोग हैं। वो चाहें तो मतलब वो ये खबर ना देखें। अगली खबर बहुत दर्द पहुंचाने वाली है। बड़ी खबर यह कि टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली भारत की प्राइवेट एयरलाइंस एयर इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनियों बोइंग और एयरबस को 470 यात्री विमान, आप समझ रहे हैं फिगर, 470 विमानों का ऑर्डर दे दिया है। 470, जिसकी कुल कीमत जो है वो है $80 बिलियन। मतलब अगर इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो ये 6.5 लाख करोड़ होती है। 6,60,000 करोड़, 470 विमान और भारतीय रुपयों के बराबर है। लेकिन आपको पता है कि यूरोप की एयरबस और अमेरिका की बोइंग जैसी कंपनियों के साथ हुई इस डील की कीमत आटे की एक एक बोरी के लिए तरसते पाकिस्तान के कुल बजट से भी लगभग दोगुना है। मतलब पाकिस्तान का कुल बजट कितना है? पाकिस्तान का कुल बजट है $47 बिलियन, यानी कि 3,90,000 करोड़। इंडियन रुपी में अगर कन्वर्ट करा जाए 3,90,000 करोड़ का टोटल बजट है। जबकि भारत की एक अकेली कंपनी इतनी कीमत के तो सिर्फ यात्री विमान खरीदने जा रही है, 6,60,000 करोड़। आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको ये भी बताएंगे कि भारत के साथ हुई इस डील से कैसे अमेरिका और यूरोप में 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी और कैसे अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति इस डील के लिए भारत का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान को उसकी कुछ गलतियों को लेकर आईना दिखाएंगे ताकि पाकिस्तान को समझ जाए कि क्यों आज भारत के मुख्य समाचारों में 6,60,000 करोड़ रुपए की डील करने वाले टाटा हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के लिए आज भी सुर्खियों में 200 रुपए किलो बिकता आटा है।
ऐसा तब होता है ना जब किसी देश का निर्माण मजहब और कट्टरपंथ के आधार पर होता है। ठीक है, ऐसा तब होता है जब देश नौकरियां पैदा करने के बजाय आतंकवादी पैदा करने लगे। ऐसा तब होता है जब एक देश के पास सेना नहीं बल्कि सेना के पास खुद का एक देश होता है, पाकिस्तान। और जब यह सब होता है ना तो टू नेशन थ्योरी की पोल खुल जाती है। अब तक इतिहास की किताबों में आपने ये पढ़ा होगा, ये पढ़ते आए हैं कि भाई भारत के बंटवारे का आधार सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल की टू नेशन थ्योरी थी, मतलब ये आपने पढ़ा होगा। और इसी थ्योरी के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की लड़ाई लड़ी और भारत के बंटवारे का साथ पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन आज के हालात देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद मुसलमानों के लिए अलग देश बनाना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के कुछ रईस और उच्च वर्ग से आने वाले मुसलमान ये चाहते थे कि वो एक ऐसा देश बनाए जहां वो राजा बन जाए और जनता उनकी गुलाम। एक ऐसा देश जहां फौज आवाम पर शासन करे, एक ऐसा देश जहां अमीर गरीबों का शोषण कर सके। इसे साबित करने वाली ना आज एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कनाडा की मशहूर कॉफी चेन टिम हॉर्टन्स, नाम तो सुना होगा आपने, तस्वीर आप देख रहे हैं। टिम हॉर्टन्स ने 12 तारीख को पाकिस्तान के लाहौर में अपना पहला आउटलेट शुरू किया। पाकिस्तान में तो भुखमरी है, बुरा हाल है। अब टिम हॉर्टन्स ने पहला आउटलेट शुरू किया पाकिस्तान में। पहले ही दिन इस कॉफी हाउस पर, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीर अगर दिखा दें हम, बहुत दिलचस्प तस्वीरें। हुआ ये पहले ही दिन इस कॉफी हाउस पर कॉफी पीने वालों की भीड़ देखिए आप। ये पाकिस्तान का हाल है जहां भुखमरी है, बुरा हाल है, लेकिन टिम हॉर्टन्स का जब वहां पर स्टोर खुला तो कॉफी पीने वालों की काफी भीड़ लग गई। लोगों की लाइन सड़क तक पहुंच गई। ये आप तस्वीरें देखिए, ये लाइन सुबह से लेकर रात तक लगी रही, सुबह से लेकर रात तक। इस दौरान कॉफी स्टोर ने पहले दिन की कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाइन देखिए आप, कितनी लंबी लाइन, भीड़। ये पाकिस्तान का हाल है। वैसे तो पाकिस्तान में भुखमरी है, खाने को आटा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, चूल्हा नहीं है, लाइट नहीं है। लेकिन ये देखिए, ये एक पाकिस्तान ये भी है। पहले दिन लाहौर में खुले इस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी हाउस को 1900 से ज्यादा ऑर्डर्स मिले। स्टोर के बाहर सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया। पाकिस्तान की तस्वीर है ये तस्वीरें उस पाकिस्तान की है जहां की आप जानते भाई एक बड़ी आबादी को 1 किलो आटे के लिए तरस रही है। ये तस्वीरें उसी पाकिस्तान की है जिस पर डिफॉल्टर होने का खतरा है। ये तस्वीरें उस पाकिस्तान की है जहां महंगाई दर 42%, 42% से ज्यादा हो चुकी है। ये तस्वीरें उसी पाकिस्तान की है जहां 1 लीटर पेट्रोल 250 रुपए 250 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। ये तस्वीरें उस पाकिस्तान की है जहां विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $3 बिलियन का बचा है, सिर्फ 3, जबकि इससे ज्यादा कीमत तो मतलब भारत हर साल झींगे दूसरे देश को निर्यात कर देता है। अब ये समझिए कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $3 बिलियन यानी कि 2,48,000 करोड़ के आसपास है, मतलब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का। जबकि पिछले साल भारत ने दूसरे देशों को 4,14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तो झींगे यानी कि श्रिम्प्स निर्यात कर दिए। यह है पाकिस्तान की हकीकत। वैसे पाकिस्तान के ये हालात इसलिए हैं क्योंकि 75 वर्षों से पाकिस्तान की 99% आबादी, उन 1% लोगों ने शासन किया है जिनकी विचारधारा बंटवारे का आधार बनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वो लोग थे जो आर्थिक रूप से सक्षम थे, समृद्ध थे। इन्होंने पाकिस्तान के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। इसलिए टिम हॉर्टन के लिए इतनी लंबी लाइन है 1%, और 99% के पास खाने को पैसा नहीं है, भुखमरी है। और उन लोगों पर राज करने लगे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। ये टू नेशन थ्योरी थी। मतलब पाकिस्तान की सेना आज भी इन्हीं लोगों के हाथ में है। वो सेना जो एक देश की नहीं बल्कि जिसका अपना खुद का देश है। इनमें ज्यादातर पंजाबी मुसलमान हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान के ज्यादातर संसाधनों पर इन्हीं 1% लोगों का एकाधिकार है। इनमें पाकिस्तान के बड़े कारोबारी, जमींदार, आर्मी जनरल और राजनेता शामिल है। ये 1% वही जो टिम हॉर्टन्स के बाहर खड़े थे, और 99% जो आटे के लिए लड़ रहा है, 200 रुपए किलो आटा। इसलिए मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बल्कि 1% रिपब्लिक बनकर रह गया है। 1%, क्योंकि इन 1% एलीट पाकिस्तानियों के पास सब कुछ है और बाकी 99% पाकिस्तान भूखे मरने की हालत में है। मतलब भूखमरी और महंगाई झेल रही है। ये 2 तरह के पाकिस्तान है। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि वो 2 तरह के भारत से आते हैं, याद है आपको?
उन्हें पाकिस्तान की तस्वीरें देखकर समझ आना चाहिए कि एक देश के दो चेहरे कैसे होते हैं। इसका एक और उदाहरण देता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के पास $3 बिलियन से भी कम का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है। $3 बिलियन। इससे पाकिस्तान की सिर्फ 2 हफ्ते की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन टिम हॉर्टन्स के बारे आपने लाइन देखी, लेकिन फैक्ट है कि इससे सिर्फ 2 हफ्ते की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन पिछले 6 महीने में आप जानकर हैरान हो जाएंगे जिस पाकिस्तान का बुरा हाल है, जिस पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 बिलियन का विदेशी भंडार है, बुरा हाल है, IMF लोन नहीं दे रहा है, बुरा हाल है। लेकिन पिछले 6 महीने में उसी पाकिस्तान के रईसों ने, वो 1% पता है ना, रईसों ने विदेशों से करीब $1.2 बिलियन यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट किए। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, ये फैक्ट है। 1 लाख करोड़ की इंपोर्टेड गाड़ियां पाकिस्तान में उन 1% ने रईस की, मतलब इंपोर्ट करी इन रईसों ने। जबकि आम पाकिस्तानी अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पा रहा है। हालात ये है कि पिछले कुछ वर्षों से लाहौर जैसे शहरों में रहने वाले लोग, जो गरीब, आने जाने के लिए ऑटो रिक्शा, बस और टैक्सी के बजाय गधा गाड़ी का भी इस्तेमाल करने को मजबूर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से चलने वाला वाहन से ये सस्ता पड़ता है। ये हालत है पाकिस्तान की। 99% की, 1% की ऐश आपने देख ली। मतलब पाकिस्तान में सड़कों पर ही वाहनों की जगह गधे नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि तंगहाली से बचने के लिए पाकिस्तान चीन को बड़े पैमाने पर गधों का एक्सपोर्ट कर रहा है। हाँ, ये फैक्ट है, ताकि मतलब किसी तरह कुछ पैसे आ जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में, मतलब आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में गधों की सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में करीब 60 लाख गधे हैं, और यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गधों के कंधों पर ही है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि 75 वर्षों में भारत कैसे पाकिस्तान से कोसों आगे निकल गया। इतना आगे कि आज अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति तक भारत को थैंक यू कह रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि भारत के एक फैसले से इन देशों में लाखों नौकरियां पैदा होंगी और मंदी से गुजरती दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। देखिए, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था ना कि भारत की प्राइवेट एयरलाइंस, बहुत बड़ी खबर है, सुनिएगा ध्यान से, 470 विमान, 470, ये नंबर ही बहुत बड़ा है, छोटी मोटी खबर नहीं है। एयर इंडिया ने अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस के साथ 470 विमानों की खरीद का सौदा कर लिया है। ये यात्री विमानों के मामले में इतिहास की सबसे बड़ी डील है। ये इससे पहले 2011 में अमेरिकन एयरलाइंस ने 460 यात्री विमानों की डील की थी, हमने इंडिया ने 470 की है। इस डील की कुल कीमत 80 से 85 बिलियन डॉलर यानी कि 6.5-7 लाख करोड़ के बीच है। इसमें से 220 विमान अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदे जाएंगे, जबकि 250 फ्रांस की एयरबस तैयार करेगी। इस डील से अकेले अमेरिका में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत की डील से अमेरिका को रोजगार मिलेगा। देखिए, समय का पहिया कैसे घूमता है, चक्र कैसे घूमता है। मतलब कोविड के बाद से उभरने की कोशिश कर रही ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को नया जीवन मिलेगा, और भारत को उड्डयन के मामले में दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी मार्केट बनने में मदद मिलेगी। भारत की नई उड़ान है, यह खबर आपको पता होनी चाहिए। अभी भी एविएशन के मामले में भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार है। मतलब आप समझिए, इतनी बड़ी खबर है। ये उन लोगों को जवाब है जिनके निशाने पर भारत की अर्थव्यवस्था रहती है ना, और जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का जहाज डूबने वाला है, जबकि सच यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया के भविष्य को तय कर रही है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश थैंक यू कह रहे हैं। अमेरिका कह रहे हैं कि इस डील से हमारे देश में नौकरियां आ रही हैं। इस डील का ऐलान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया, और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी प्रधानमंत्री ने फोन पर बात की। ये डील आपको भारत की शानदार कूटनीति की नई उड़ान के बारे में भी बताती है, क्योंकि पूरी दुनिया में यात्री विमान बनाने वाली 2 ही मुख्य कंपनियां, 2, एक अमेरिका की बोइंग और दूसरी फ्रांस की एयरबस, जो यूरोप के अन्य देशों के साथ मिलकर यात्री विमानों का निर्माण करती है। भारत ने यूरोप और अमेरिका को लगभग बराबर की डील दी है, और विश्व पटल पर एक ऐसा गठबंधन तैयार कर दिया है जिसका तोड़ निकालना अमेरिका, फ्रांस, भारत, समझ रहे हैं आप, मतलब जिसका तोड़ निकालना भारत के दुश्मनों के बस की बात नहीं है। भारत की मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं।
ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स के लिए ऑटोमेटिक रूप से 100% एफडीआई का प्रावधान रखा गया है। उसी तरह ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ में भी 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। भारत पूरे क्षेत्र के लिए एमआरओ का हब बन सकता है। देखिए, जिन देशों को इस डील से फायदा होगा उन्हीं में से एक देश है ब्रिटेन भी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस डील पर खुशी जाहिर की, क्योंकि इस डील के बाद अमेरिका की तरह यूरोप और ब्रिटेन में भी हजारों लाखों लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। उस ब्रिटेन में जहां से चलने वाला बीबीसी क्या कर रहा है, इन दिनों भारत और भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है और भारत नौकरियां दे रहा है। मतलब आप इसको सोचिए, परिप्रेक्ष्य में समझिए, कितनी बड़ी खबर है कि अमेरिका और ब्रिटेन वो देश हैं जिन्हें 10 से 15 साल पहले, याद है ना आपको, इस बात का अफसोस रहता था अमेरिका ब्रिटेन को कि भारत के कॉल सेंटर्स उनके युवाओं के हिस्से की नौकरियां खा रहे हैं। लेकिन 10 साल में ऐसा यू टर्न, ऐसी स्थिति बदली है कि भारत की एक डील की वजह से इन देशों के लाखों लोगों को नौकरियां मिलने जा रही हैं, भारत के एक फैसले की वजह से। यह है आज गर्व करने वाली खबर। अब अगली खबर, दिल्ली के निक्की मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया, बड़ी खबर है कि 10 फरवरी की सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच निक्की यादव की हत्या निगमबोध घाट के आसपास पार्किंग में की। बड़ी खबर है ये। सुबह 8 से 9 बजे के बीच ये उसने कबूला है कि उसने हत्या की। निक्की के फोन का डेटा डिलीट किया। आरोपी साहिल की शादी की तस्वीरें न्यूज 18 के पास है, इस वक्त आप देख रहे हैं। साहिल को व्हाट्सएप चैट और निक्की के साथ तस्वीरें लीक होने का डर था, इसलिए उसने निक्की यादव के फोन से सारा डेटा डिलीट कर दिया। निक्की और साहिल पिछले 5 साल से एक दूसरे को जानते थे, जीने मरने की कस्में भी खाई थी। 5 साल से निक्की और साहिल लिव इन में रह रहे थे, लेकिन मर्डर और उसके बाद अगले दिन मैरिज भी की साहिल ने। निक्की और साहिल 5 साल से एक दूसरे को जानते थे, साथ में जीने मरने की कस्में भी खाई थी। 5 साल से निक्की और साहिल लिव इन में रहते थे, लेकिन वैलेंटाइन डे से 4 दिन पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात एक लव स्टोरी का खौफनाक द एंड हो गया। वैलेंटाइन डे से पहले आशिक ने मर्डर का दर्दनाक तोहफा दिया। दिल्ली में मोहब्बत का ऐसा अंजाम होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। हरियाणा की रहने वाली निक्की यादव जिस साहिल के साथ जिंदगी जीना चाहती थी, उसी ने शादी की बात पर निक्की की जान ले ली। निक्की इस बात से बेखबर थी कि 22 दिसंबर को ही साहिल की शादी तय हो गई थी, लेकिन 9 फरवरी को निक्की को साहिल की सगाई की बात पता चल गई। 9-10 फरवरी की आधी रात को साहिल अपनी कार में निक्की को लेकर कश्मीरी गेट गया। साहिल की सगाई की बात को लेकर दोनों में बहस हुई, क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल और निक्की साथ गोवा जाने वाले थे। कार में ही दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उस समय पागल साहिल ने मोबाइल फोन चार्जर की तार से निक्की का गला घोंट दिया। कार की इसी फ्रंट सीट पर निक्की की सांसें थम गईं और एक प्रेम कहानी मर्डर स्टोरी में तब्दील हो गई। चलते हैं वहाँ चलते हैं और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए और मैं फिर बाद में इस तरह का कोई प्लान लूँ, क्योंकि घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रहते। हत्या के बाद भी साहिल को कोई अफसोस नहीं था। वो अपनी अगली प्लानिंग में लग गया। उसने बड़ी चालाकी से निक्की का बेजान शरीर इसी कार की फ्रंट सीट पर रखा और पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगा। हत्या के बाद साहिल निक्की का शव लेकर मित्राओ इलाके में अपने ढाबे पर पहुंचा और फ्रिज में शव को छिपा दिया। मर्डर के बाद साहिल अपने घर गया और दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे भी लिए। साहिल अपने परिवार के साथ जश्न में डूबा था और निक्की का शव फ्रिज में पड़ा था। साहिल ने आफताब की तरह निक्की के शव के टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाने की प्लानिंग की थी, इसीलिए वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। 5 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस को मिले एक सुराग से साहिल का सच सामने आ गया। मैं चाहता हूँ कि उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। हमारी बेटी के साथ पूरा अन्याय हुआ है, उसको मैं चाहता हूँ कि उसको सरकार सजाए मौत दे। निक्की मर्डर केस में 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं।
ये वीडियो उसी दिन का है जब निक्की की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गनीमत यही रही कि साहिल को आफताब की तरह शव के टुकड़े करने का वक्त नहीं मिला, नहीं तो श्रद्धा की तरह इस क्राइम थ्रिलर में वो सब कुछ था। मोडस ऑपरेंडी भी वही, यानी गर्लफ्रेंड, झगड़ा, धोखा, मर्डर और फ्रिज।